नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा नए राजा और नए राज्य। ठीक, यानी कि चैप्टर का मेन मकसद है कि नए राज्य बने तो नए राजा कैसे बने। ठीक है, तो इसका अगर हम विस्तार से देखेंगे तो नए राजा और नए राज्य। ठीक है, नए राज्य और नए राजा। तो अगर बात करें सन 700 ईस्वी के बाद भारत में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कि छोटे छोटे स्थानीय जो मुखिया, जमींदार, योद्धा और शक्तिशाली लोग थे वो क्या हुए, जब नए राज्य बने तो वो लोग क्या हुए, राजा की तरह काम करने लगे, तो वो लोग राजा बन गए। जब स्थानीय लोग जमींदारी के तौर पर जब काम करते थे, मुखिया होते थे, तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, राज्य बनते गए, वो उस राज्य के राजा बन गए। इसी समय खेती में खेती में व्यापार भी बढ़ा, जनसंख्या की बढ़ोतरी भी हुई और इसी कारण राज्यों की जो शक्ति थी वो बढ़ती गई। ठीक है, जो जनसंख्या बढ़ी, राज्य बढ़े, तो राज्यों की जब जनसंख्या बढ़ती गई तो राज्यों की शक्ति भी बढ़ती गई। ठीक है, जब राज्यों की शक्ति बढ़ती गई तो सेना उसके लिए इस समय राजा अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए 3 मुख्य काम करते थे। जो राजा होते थे वो अपने राज्य को मजबूती तौर पर काम करने के लिए 3 काम हमेशा करते थे, जिससे कि नंबर 1 सेना मजबूत करना। ठीक है, सेना मजबूत करना, कर बढ़ाना और जमीन पर नियंत्रण करना। ये 3 चीजें हमेशा वो मजबूती के तौर पर करते थे। ठीक है, यानी कि सेना मजबूत करना, कर बढ़ाना। कर बढ़ाती इसलिए थे क्योंकि जब कर लगाते तो उससे टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता था। जब टैक्स इकट्ठा होता था तो वो और भी चीज़ें बेहतर करने के लिए प्रयास करते थे। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उतनी चीज़ें और भी अच्छी होंगी। ठीक है, और उनका जो लास्ट मकसद था जमीन पर नियंत्रण रखना, यानी कि जो उस राज्य की जितनी जमीन थी वो जमीन अपने कब्जे में रखते थे कि उस पर कोई अपना कब्जा या अधिकार ना कर सके। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 कर, यानी कि टैक्स की व्यवस्था। टैक्स की व्यवस्था जिससे कि राजा अपने राज्य को चलाने के लिए क्या करते थे, कर वसूलते थे। जैसे कि भूमि कर, ठीक, जमीन पर कर वसूलते थे। चराई कर, यानी कि जिस जमीन पर पशु चरते थे उसका भी राजा लोग क्या करते थे, कर वसूलते थे। और हाट बाजार, यानी कि जहाँ पर बाजार वगैरह लगती थी वहाँ पर भी वो टैक्स वसूलते थे। ठीक है, यानी कि हाट बाजार पर भी टैक्स वसूलते थे। पानी पे भी कर लेते थे, यानी कि जो पानी था उस पे भी कर लेते थे। और जंगल, यानी कि जंगल से शहद, लकड़ी, फल आदि जो लेके आते थे वहाँ से भी क्या करते थे, उसका भी राजा लोग क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। ठीक, इन करों से राजा क्या करता था, सेना रखते थे, युद्ध करते थे, किले और मंदिर बनवाते थे और अपना प्रशासन का काम चलाते थे। यानी कि जिस चीज़ से जो कर वसूलते थे वो मोटा मोटा अपना 3-4 काम करते थे। सेना के रखते थे तो उसको अपने पगार शैली देते थे। युद्ध करते थे, उसमें बहुत सा चीज़ें होती थी। युद्ध करने के टाइम बहुत सा पैसा खर्चा होता था, बहुत सी सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती थी। किले और मंदिर बनवाते थे, जैसे कि आपको भी पता है कि निर्माण कराने में पैसा लगता है। और अपने प्रशासन का काम भी चलाते थे, और भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी वो भी उससे चलता था। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं नंबर 2 जो है सामंत और उनका बढ़ता प्रभाव। सामंत और उनका बढ़ता प्रभाव, यानी कि सामंत का काम जो होता था राजा को कर देना, यानी कि राजा को कर देना, राजा के लिए सैनिक भेजना, अपने क्षेत्र की देखरेख करना, ये सामंत का काम होता था। लेकिन समय के साथ कई सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए, उन्हें खुद को महासामंत, यानी कि जब वो बहुत शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने क्या किया, खुद को बहुत
शाली कर लिया तो वो महासामंत हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, यहाँ तक कि स्वतंत्र राजा भी हो गए। जब बहुत शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो इससे बड़े बड़े राजवंश उभरने लगे। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो उत्तर भारत में था। इसकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, और इसका जो प्रमुख राजा था वो था नागभट्ट। इसका जो प्रमुख राजा था वो था नागभट्ट। प्रतिहारों ने अरबों के आक्रमण से भारत की रक्षा की और कन्नौज पर कब्जा करने के लिए प्रमुख 3 संघर्ष किए। नंबर एक प्रतिहार, पाल और राष्ट्रवाद, ये 3 संघर्ष किए। ठीक है, ये 3 संघर्ष किए। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्योंकि कन्नौज इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर कन्नौज जो था, आज भी कन्नौज में इत्र का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। कन्नौज में, हम कन्नौज घूमे गए हैं, वहाँ पर इत्र का बहुत बड़ा व्यापार है। ठीक है, जैसे कि कन्नौज जो था वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। गंगा के मैदान के बीच में था, यानी कि जो गंगा का मैदान था उसके बीच में कन्नौज था, और रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। ये 3 चीज कन्नौज में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसलिए 3 प्रमुख राज्यों में संघर्ष हुआ, यानी कि प्रतिहार में हुआ, पाल में हुआ और राष्ट्रकूट, ये 3 राज्यों में संघर्ष हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि पाल वंश, यानी कि पूर्वी भारत, यानी पूर्वी भारत मतलब बंगाल। पाल वंश जो थे वो बंगाल पूर्वी भारत के थे। इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और इसके प्रसिद्ध राजा थे धर्मपाल। इसके जो प्रसिद्ध राजा थे वो थे धर्मपाल। पालों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। पालों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और नालंदा जैसे विक्रमशिला और विश्वविद्यालयों को विकसित किया। यानी कि जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे उनको विकसित किया, यानी कि उनको बढ़ावा दिया, उसमें सहयोग किया। और पाल वंश के जो लोग थे वो सैन्य शक्ति बढ़ाई, उनकी जो सैन्य की जो शक्ति थी उसको बढ़ाई। ठीक है, उनका साम्राज्य बंगाल, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक फैला था। यानी कि जो पाल का जो साम्राज्य था वो बंगाल, बिहार, नेपाल यहाँ तक फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट यानी कि दक्कन, मध्य भारत में दक्कन, और राष्ट्रकूट दक्कन, इसकी जो राजधानी थी वो थी अंतरत, बाद में मनखेट, पहले अनर थी बाद में मनखेट हो गया राष्ट्रकूट का जो राजधानी थी। और राष्ट्रकूट के जो वंश के जो राजा थे, प्रमुख राजा वो थे कृष्ण प्रथम राजा थे। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहार और पाल दोनों से युद्ध किया और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा बने, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि जो राष्ट्रकूट थे वो राष्ट्रकूट ये प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार और पाल दोनों से युद्ध किया। जो राष्ट्रकूट वंश के जो थे उन्होंने पाल और प्रतिहार दोनों से युद्ध किया और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा भी बने। जैसे कि अभी हमने पहले बताया कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसका ये हिस्सा भी थे। तो राष्ट्रकूट ने प्रतिहार और पाल दोनों से युद्ध किया। अब हम बात करते हैं कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो है एलोरा में स्थित है। एलोरा में स्थित यह पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। जो कैलाशनाथ का मंदिर था वहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, तो वहाँ पर पूरी तरीके से पहाड़ काटकर बनाया गया था। इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यानी कि जो वो राष्ट्रकूट के जो प्रमुख राजा थे कृष्ण प्रथम, तो कैलाशनाथ जो मंदिर था वो किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था कैलाशनाथ का मंदिर। यह भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यानी कि जो भारतीय वास्तुकला का है वो एक अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रकूट कला, साहित्य और व्यापार में भी आगे था। जो राष्ट्रकूट था वो कला, साहित्य
इन सारी चीज़ों में वो बहुत ही आगे था। अब हम बात करते हैं चोल साम्राज्य का उदय। ठीक है, चोल साम्राज्य का जो उदय हुआ वो हुआ प्रसिद्ध, जो चोल साम्राज्य के जो राजा थे वो थे राजा प्रथम यानी कि राजेंद्र चोल। इसके जो संस्थापक थे वो थे विजयालय चोल। इसके जो संस्थापक थे वो थे विजयालय चोल। और प्रसिद्ध जो राजा थे वो थे राजा प्रथम राजेंद्र चोल। राजा प्रथम ये लगभग 1985 से 1014 ईस्वी के आसपास रहे। यानी कि मोटा मोटा अगर देखें तो इन्होंने 30 साल राज किया। ठीक है, 985 से 1014 ईस्वी तक राजा प्रथम चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे और ये साम्राज्य को दक्षिण भारत में फैला दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो अपना साम्राज्य था इसको कहाँ फैला दिए थे, दक्षिण भारत में फैला दिया था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर होने वाला है, जो इन्होंने तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर था वो राजा प्रथम ने बनवाया था। इन्होंने सेना को बहुत ही शक्तिशाली बनाया था। प्रशासन को व्यवस्थित किया था। अब राजेंद्र चोल प्रथम जो थे वो अपने पिता से भी अधिक विस्तार किया। उन्होंने क्या किया, अपने पिता से भी ज़्यादा अधिक विस्तार किया और समुद्र पार दक्षिण पूर्व एशिया तक की विजय की प्राप्ति किया। गंगोकोंडा चोलपुरम शहर बसाया। जो राजेंद्र चोल प्रथम तो उन्होंने कौन शहर बताया, गंगोकोंडा शहर बसाया। अब हम बात करते हैं चोल प्रशासन की। चोल प्रशासन अपने समय का सबसे उन्नत और व्यवस्थित प्रशासन था। चोल प्रशासन जो था वो अपने समय का बहुत ही उन्नत और व्यवस्थित प्रशासन था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जैसे कि राज्य में जिले, नगर, गांव की सरकार होती थी। सभा में ब्राह्मणों की पंचायत होती थी और साधारण गांव की पंचायत होती थी। नगराम यानी व्यापारी, जो नगराम होता था वहाँ पर क्या होता था, व्यापारियों का संगठन होता था। यानी कि चोल प्रशासन एक तरीके से बहुत ही व्यवस्थित और मजबूत शासन था। ठीक, चोलों की अगर कर की व्यवस्था करें तो वो भूमि कर लगाते थे, सिंचाई कर लगाते थे, गृह कर लगाते थे, व्यापार पर कर लगाते थे और शिल्पियों से लिया जाने वाला कर लगाते। यानी कि जो शिल्पकार थे उनसे जो लेते थे उस पर वो कर लगाते थे। और कुल मिला के 5 चीज़ों पर वो क्या थे, चोल प्रशासन जो थे वो कर लगाते थे। ठीक है, अब चोलों की खेती और सिंचाई के बारे में बात करते हैं। चोल क्षेत्र जो था वो दक्षिण भारत में था जहां धान की खेती अधिक होती थी। जो चोल था ये दक्षिण भारत में धान की खेती अधिक होती थी, जहां पर धान की खेती बहुत ही अधिक होती थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बांध, तालाब, नहरें, सिंचाई चैनल बनवाए थे। यानी कि बांध बनवाया था जिससे पानी इकट्ठा होता था, तालाब खुदवाया था, नहरें बनवाई थी, सिंचाई चैनल बनवाए थे। यानी कि जो जहाँ जहाँ पानी जाता था वहाँ पर वो एक तरीके से सिंचाई का बांध बनवाए थे। इस तरीके से हर जगह पानी की पूर्ति होती थी। ठीक है, फिर उन्होंने काला नाई नामक का एक बहुत बड़ा बांध भी बनवाया था। जो सबसे बड़ा बांध था वो था काला नाई बांध था। ठीक, अब चोलों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करते हैं। जो चोलों की जो अर्थव्यवस्था थी, उनका जो व्यापार था वो तो 3 चीज़ें थी। यानी कि जो 3 चीज़ें थी वो थी मसाले, कपड़ा और धात। ये इनकी चार चीज़ें थी जिससे इनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार, यानी कि इस व्यापार से उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत मजबूत रहती थी। मसाले से, कपड़े से और धातु, ये 3 चीज़ों का चोल जो शासक थे वो अपना व्यापार करते थे। और 2 चीज़ें और हैं यहाँ पे नीचे, वो थी मोती और मूर्तियाँ। यानी कि कुल मिलाकर 5 चीज़ें थी जिससे इनका व्यापार मजबूत होता था। जब व्यापार मजबूत होता था तो इनकी अर्थव्यवस्था ही बहुत मजबूत होती चली जाती थी। मोती और मूर्तियों का भी बहुत ही व्यापार करते थे। ये सब अरब देशों से, यानी कि चीन और दक्षिण एशिया देशों को भेज देते थे।
ये अरब देश और चीन जैसे एशियाई देशों को भेजते थे, वहाँ से ये अपना व्यापार करते रहते थे। व्यापारियों के संगठन में नगराम, जैसे जहाँ पे व्यापारियों का संगठन होता था वो नगराम यानी कि बहुत शक्तिशाली थे और प्रशासन में भी हिस्सा लेते थे। व्यापार का जो संगठन होता था वो नगराम नाम से होता था और ये बहुत शक्तिशाली होते थे और ये प्रशासनिक चीज़ों में अपना हिस्सा भी लेते थे। अब जो चोल मंदिर और कला है, चोल मंदिर और कला, चोलों ने बेहद सुंदर और विशाल मंदिर बनवाए। चोलों ने की एक जो कला थी वो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल थी, यानी कि चोल जो था वो सुंदर विशाल मंदिर बनवाए, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, ये भी चोलपुरम गंगईकोंडा मंदिर, यानी कि चोल के जो शासक थे वो विशाल मंदिर भी बनवाए और जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजावुर में स्थित है। इन मंदिरों की अगर हम बातचीत करें तो इन मंदिरों में बहुत ही खास चीज़ें थी, जैसे कि पत्थरों पर बारीकी तरीके से नक्काशी यानी कि डिजाइन की गई थी और ऊंचे गोपुरम विशाल नदी प्रतिमा और मंदिरों में नृत्य संगीत और शिक्षा के केंद्र बने, यानी कि पत्थरों की से बारीकी तरीके से डिजाइन किया गया था। ऊंचे गोपुरम थे और विशाल नंदी प्रतिमा थी, यानी कि वहाँ की जो प्रतिमाएं जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ही विशाल थी और बहुत ही अच्छी थी। तो उनकी जो प्रतिमा थी बहुत ही सुंदर दिखती थी और मंदिरों में क्या होता था, नृत्य होता था, संगीत होता था और शिक्षा का केंद्र था। ये सारी चीज़ें चोल के जो शासक थे वो मंदिर बना थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो कुल मिलाकर जो हम देखें तो निष्कर्ष के तौर पर तो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में भारत में कई नए राज्य उभरे, सामंत भी धीरे धीरे राजा बनने लगे। सामंत भी क्या हुआ, धीरे धीरे राजा बने, क्योंकि वो महासामंत हो गए थे तो वो धीरे धीरे अपना राज्य बना लिए। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ, जैसे कि त्रिसंघर्ष हुआ था और राष्ट्रकूटों का भी युद्ध हुआ था पाल से और प्रतिहारों से। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली और उन्नत साम्राज्य बना। दक्षिण राज्य में चोल सबसे शक्तिशाली और उन्नत साम्राज्य बना। चोल प्रशासन खेती, सिंचाई, व्यापार और कला का स्तर बहुत ऊंचा था, यानी कि जो चोल प्रशासन था उसका खेती में, सिंचाई में, व्यापार में, कला का स्तर बहुत ही मजबूत था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, जो मंदिर बनाया तो वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृत केंद्र भी था। इस काल में भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था। यानी कि 700 से 1200 ईस्वी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप की जो एक दिनचर्या था उसमें बहुत ही समृद्ध होते चला गया। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे, राय देंगे, तो और भी चीज़ें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम मिलेंगे चैप्टर नंबर अध्याय 3 में।